Assalamu alaikum everyone. I hope I am audible to each and every one of you. Today we'll be discussing the Kanun-e-Shahadat Order 1984. Before proceeding further, I'd request each and every one of you to kindly turn off your microphones so that you may hear me clearly and loudly. So Kanun-e-Shahadat Order 1984 start करने से पहले I'll give you a brief historic overview of this entire law, and then we will move on with the specific provisions of this particular order. Before the partition of the subcontinent, before Pakistan's independence, the British, who have been ruling on the subcontinent, they have devised a unified law to rule the masses. And this was enacted in the form of the Evidence Act 1872. यानी कि हमारी आज़ादी से पहले जो कुछ ऐसे लॉज थे जो पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए सेम थे, सिमिलरली वो अप्लाई होते थे, उसमें से एक हमारे पास लॉ ऑफ एविडेंस भी है. लॉ ऑफ एविडेंस बैक इन 1872 वाज एनेक्टेड and there were 2 to 3 drafts which were considered prior to the enactment of the law of evidence. लॉ ऑफ एविडेंस के 3 नुस्खे ड्राफ्ट किए गए थे. हमारे पास फर्स्ट ड्राफ्ट था सर जेम्स स्टीफन का, हमारे पास सेकंड ड्राफ्ट था टेलर का, जो मशहूर ड्राफ्ट्स हैं. सो द ड्राफ्ट विच वाज एक्सेप्टेड बाय द legislative committee and which was enacted by the British government was of Sir Fitz James Stephen. Now, Sir James Stephen law of evidence has been enacted prior to this 1872 act, and it was and is implemented and followed in UK. सो यूके में जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, जो लॉ ऑफ एविडेंस था, वो यूके में जो प्रेवलेंट था, द सेम लॉ ऑफ एविडेंस एसेंस हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द 1872 एक्ट. सो हमारे सब कॉन्टिनेंट में लॉ ऑफ एविडेंस एक्ट के तौर पे 1872 में आया. उस एक्ट के अंदर मुख्तलिफ उसके कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स थे, कुछ उसके डिफरेंट फीचर्स थे. अब जो हमारा करंट लॉ है, जो हमारी रियासत के अंदर जो कानून मौजूद है एविडेंस का, वो डील होता है अंडर कानून शहादत ऑर्डर 1984. अब इसके अंदर और 1872 के एविडेंस एक्ट के अंदर क्या फ़र्क है, ये मैं अब आपके सामने शेयर करता हूँ. 1872 एविडेंस एक्ट और इस एक्ट के अंदर मेजरली कोई चेंज नहीं है. देयर आर सम माइनर चेंजेस, जिसके अंदर जो सेक्शंस हैं उसको शफल किया गया. लॉ ऑफ एविडेंस 1872 के अंदर जो सेक्शंस की तरतीब थी, जो ऑर्डर था, जो सीक्वेंस थी, वो क्यूएसओ के अंदर चेंज की गई है. क्यूएसओ एक मार्शल लॉ रिजीम की एक बाय प्रोडक्ट है. 1984 में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ये जो है ये ऑर्डर पास किया गया था. सिंस इट वाज अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, देयरफॉर ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्डर रेफर टू एज आर्टिकल्स. इसलिए हम क्यूएसओ की जो तमाम प्रोविजंस हैं हम उसको आर्टिकल से रेफर करते हैं बजाय के सेक्शन से. सेक्शंस चूंकि जो बेसिक इनेक्टमेंट बाय द लेजिस्लेचर होती है, उस स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट की प्रोविजंस को हम सेक्शंस कहते हैं. मिसाल के तौर पे आपके पास कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, सीआरपीसी है, उसकी जो प्रोविजंस है हम उसको सेक्शंस में बाइफरकेट करते हैं. बट इन केस ऑफ अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, इन केस ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर 1984, हम इसकी प्रोविजंस को आर्टिकल्स के तौर पे रेफर करते हैं. सो ये एक मेजर डिफरेंस है इस लॉ के अंदर और जो पार्टीशन से पहले लॉ मौजूद है एविडेंस का, उसके अंदर. दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो शफलिंग की गई है, उसके बाद एक दो प्रोविजंस जो कि हदूद लॉ से रिलेटेड हैं वो इसमें इनकॉर्पोरेट की गई हैं, जिसका मकसद था कि जो पहले एविडेंस लॉ प्रेवेलेंट था उसको इस्लामिक लॉ और इन अकॉर्डेंस विद कुरान एंड सुन्ना उसको लाया जाए. सो इसके जो प्रियम्बल है इस ऑर्डर का, उससे ही आपको पता लग जाएगा कि क्या इंटेंशन थी इसको पास करने की. मैं आपके सामने पढ़ता हूँ. वेयर एट इज इट एक्सपीडियंट टू रिवाइज, अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ ऑफ एविडेंस सो एज टू ब्रिंग इट इन कंफॉर्मिटी विद द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम एज लेड इन होली कुरान एंड सुन्ना. सो इस्लामिक इंजंक्शंस के तहत इस्लाम के अंडर इसको लाने के लिए जो है ये एफर्ट पुट की गई थी कि इसको इस्लामाइज किया जाए. तो 1872 का एक्ट रिपील कर दिया गया और उसके साथ ही जो क्यूएसओ है
उसको इनेक्ट कर दिया गया। यूएसओ के टोटल 166 आर्टिकल्स हैं। इसके मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर एक डिफरेंट टॉपिक से डील करता है। मैं आज आपको उन तमाम चैप्टर्स की कोशिश करूंगा एक ब्रीफ ओवरव्यू दूं, ताकि आप लोगों के पास ये नॉलेज हो, आपको ये पता हो कि ये चैप्टर्स किस कॉन्सेप्ट से डील करते हैं और इससे पहले प्रेवलेंट क्या कॉन्सेप्ट था। सो मूविंग ऑन विद द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट आर्टिकल टू आर्टिकल 17। अब जो फर्स्ट 17 आर्टिकल्स हैं इनकी अलग डिवीजन हुई हुई है, अलग एक कैटेगरी है। पहले जो आर्टिकल्स हैं शुरू के, वो तो आपके शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट और डेफिनेशन क्लॉजेस से डील करते हैं। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। मिसाल के तौर पे डॉक्यूमेंट की है, डॉक्यूमेंट यहाँ पे डिफाइन किया गया है अंडर सब क्लॉज बी, आर्टिकल 2। Document means any matter expressed or described upon any substance by mean of letters, figures, or marks, or by more of any of the means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. So अगर आप किसी भी सब्सटेंस के ऊपर आप कोई चीज एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट बन जाएगा, जिसका इंटेंशन होनी चाहिए कि आपने कोई मैटर को रिकॉर्ड करना है। मिसाल के तौर पे आप किसी टेबल के ऊपर कोई आप इंपॉर्टेंट चीज आप मार्कर से, पेन से लिख देते हैं, तो वो भी डॉक्यूमेंट मानी जाएगी, क्योंकि आपकी इंटेंशन थी कोई चीज रिकॉर्ड करना, किसी चीज को रीडेबल बनाना। जो इस आर्टिकल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं, वो मैं आपको क्लॉज 7, 8 और 9 आपके साथ रखता हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो एविडेंशियरी रूल से डील करता है, जो कि आप लोगों को कोर्ट्स में भी देखने को मिलती। So, as per clause 7, it deals with that whenever it is provided by this order that the court may presume a fact, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved, or may call for proof of it. However, the clause 8 states that whenever it is directed by the order, then court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved. तीन कैटेगरीज ऑफ फैक्ट्स यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। पहली कैटेगरी वो है कि कोर्ट फैक्ट को प्रिज्यूम कब कर सकती है। मे और शैल का फर्क है, आपको मे और शैल का फर्क मोस्टली लोगों को होपफुली पता होगा। मे ये होता है कि जब स्टैचूट के अंदर, लॉ के अंदर मे की टर्म आती है तो वो बाइंडिंग नहीं होती। जब शैल की टर्म यूज होती है तो उसका बाइंडिंग कॉन्सिक्वेंस होता है, कोर्ट पे वो एक बाइंडिंग अथॉरिटी रखती है चीज। अब यहाँ पे जो क्लॉज 7 के अंदर बात की गई ना, व्हेन द कोर्ट में प्रिज्यूम फैक्ट, तो कोर्ट की डिस्क्रेशन है कि कोर्ट इस फैक्ट को प्रिज्यूम करे, और प्रिज्यूम करे तो वो उसका क्या स्टेटस होगा। यहाँ पे लिखा गया कोर्ट अगर किसी फैक्ट को प्रिज्यूम करती है तो उसको दुरुस्त समझा जाएगा अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूफ। अगर कोर्ट कोई फैक्ट प्रिज्यूम करती है आपके फेवर में, तो जब तक दूसरी पार्टी एविडेंस देकर उसे डिसप्रूव नहीं करती, तब तक वो प्रिजम्पशन आपकी फेवर में रेज की जाएगी। अगली क्लॉज वो कहती है कि जब कोर्ट के ऊपर ड्यूटी बाउंड हो जाती है, कोर्ट के उसने जो है उसको प्रूफ, उस फैक्ट को जो है उसको प्रिजम्पशन को लेके चलना है। ये हम आगे पढ़ेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ के चैप्टर के अंदर, आर्टिकल 117 ऑनवर्ड्स। इसकी मिसाल आपको आर्टिकल 124, 125 में मिल जाती है कि हमारे एज पर क्यूएसओ इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड कि अगर एक आदमी जो है वो 7 साल से लापता है तो उसे डेड प्रिज्यूम किया जा सकता है, एज पर द लॉ, एज पर आर्टिकल 125। तो वो जो प्रिजम्पशन है वो इस कैटेगरी में आ रही है, जहां कोर्ट पे ड्यूटी बाउंड है प्रिज्यूम करना। फिर जो सब क्लॉज 9 है वो कंक्लूसिव प्रूफ की बात करती है। कंक्लूसिव प्रूफ वो प्रूफ है जो इररिबटेबल है, जिसको आप किसी भी तरह रिबट नहीं कर सकते। जो ऊपर मैंने प्रूफ की दो कैटेगरीज बताई हैं वो तो रिबट हो सकती है ना, क्योंकि अगर आप उसके खिलाफ आप सबूत ले आए तो आप उसे रिबट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आर्टिकल 125 की मिसाल दी। अगर एक बंदे को 7 साल से लापता है तो उसे मुर्दा तस्लीम किया जाएगा। अगर कोई शहादत आया दिया या वो बंदा खुद पेश हो जाता है कि मैं जिंदा हूँ, तो इससे वो जो प्रिजम्पशन है हम उसको रिबट कर सकते हैं। बट देयर आर सर्टन सर्कमस्टांसेस इन विच द कोर्ट एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्ट्स सच प्रूफ टू बी कंसिडर्ड। यानी कि कुछ ऐसी प्रिजम्पशंस हैं जो कंक्लूसिव प्रूफ होती हैं और उसके खिलाफ कोर्ट एविडेंस भी एक्सेप्ट नहीं करती। इसकी मिसाल आपको मिलेगी आर्टिकल 128 में, लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड।
उसके अंदर कहा गया है कि अगर एक चाइल्ड की लेजिटिमेसी इस्टेब्लिश हो गई या शादी के दौरान पैदा हो गया बच्चा, तो वो कंक्लूसिव प्रूफ है। आप दुनिया जहान का कोई भी सबूत लें, वो सबूत आप एज एविडेंस टेंडर ही नहीं कर सकते। सो देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स। फिर आर्टिकल 54 से 58 के दरमियान जो जजमेंट्स वाला चैप्टर है, उसमें बताया गया है कि जजमेंट्स भी जो हैं, जजमेंट्स इन रेम, दे आर ऑल्सो कंक्लूसिव इन नेचर। कोर्ट की जो जजमेंट्स एज बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स काम करती हैं, तो उसका भी वही नेचर होता है, उसके खिलाफ भी एविडेंस नहीं आ सकता। फिर हम आर्टिकल 3 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 3 आपने मिला के पढ़ना है आर्टिकल 17 के साथ। आर्टिकल 3 डील करता है हु में टेस्टिफाई, द कॉम्पिटेंस ऑफ एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ विटनेसेस। आर्टिकल 17 जो है वो नंबर ऑफ विटनेसेस से डील करता है। तो 3 और 17 को आपने साथ में मिला के पढ़ना है। आर्टिकल 3 बताता है कि जो गवाहान है उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उनकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, और आर्टिकल 17 उनका नंबर बताता है। मिसाल के तौर पे आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है, ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them or for giving rational answer to those questions by tender year, extreme old age, disease, whether of body or mind। तो यहाँ पे जो जनरल रूल है वो ये है कि तमाम लोग जो हैं वो कॉम्पिटेंट पर्सन हैं, अनलेस एंड अनटिल वो ल्यूनेटिक नहीं है, वो माइनर नहीं है, और या उन्हें जो क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं वो उन्हें समझना है। तो एक बच्चा भी जो है अगर वो रैशनली क्वेश्चंस को समझ सकता है तो वो भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस है। और इसके अंदर बताया गया कि अगर एक बंदे ने जो है वो परजरी कमिट किया, उसने फॉल्स एविडेंस दिया, तो फिर वो विटनेस कॉम्पिटेंट नहीं रहता। उसकी भी आगे फर्दर प्रोवाइजो है कि अगर उस अनलेस एंड अनटिल द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट ही हैज रिपेंटेड, उसे सजा मिल गई या कोर्ट को लगता है कि नहीं ये सही विटनेस है, तो फिर कोर्ट कंसिडर कर सकती है। ये था आर्टिकल 3। अब अगर हम इसे मिला के पढ़ते हैं आर्टिकल 17 के साथ, वो नंबर ऑफ विटनेसेस की बात करता है जो होली कुरान और सुन्ना में बताया गया है। सूरह बकरा की आयत नंबर 282 है जिसके अंदर नंबर ऑफ विटनेसेस बताया गया है। इसके अंदर जनरल रूल ये है कि जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या फ्यूचर ऑब्लिगेशंस रिलेटिंग टू फाइनेंस हो ना, उसके अंदर एक मर्द की गवाही या दो औरतों की गवाही जो है वो एक्सेप्टेबल है। अब हमने आम फहम की भी गलत चीज जो है वो इनकलकेट की हुई है कि जो है ना औरत की आधी गवाही होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज पर आर्टिकल 17 सब क्लॉज 2B, in all other matters the court may accept or act on the testimony of one man or one woman or such evidence as the circumstances of the case may warrant। यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स के अलावा, फाइनेंशियल मैटर्स में क्या आ सकता है, सेल परचेज का मामला आ सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट का मामला आ सकता है। उस मामले में दो औरतों की गवाही एक के बराबर काउंट होगी। लेकिन जो दूसरे मैटर्स हैं उसके अंदर एक मर्द और एक औरत की गवाही जो है एज पर द लॉ वो बराबर है। अब अगर हम आर्टिकल 4 से आर्टिकल 15 की बात करें तो ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन से डील करते हैं। प्रिविलेज कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है कि जो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, आपको एक प्रिविलेज हासिल है। मिसाल के तौर पे आर्टिकल 5 के तहत हस्बैंड और वाइफ के आपस की जो कम्युनिकेशन है वो भी प्रिविलेज्ड है। अगर हस्बैंड ने कोई जो है क्रिमिनल एक्ट किया तो उसकी वाइफ को वो एक प्रिविलेज मिली हुई है कि वो इस तरह कोर्ट में डिस्क्लोज नहीं कर सकती। इसी तरह जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं उनको भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंदर वो जो है इम्यूनिटी हासिल होती है, और वो उसको जो कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उन्हें ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल होती है। ये भी कॉन्सेप्ट जो है यूएसए के लॉ से निकला है, यूएस केस लॉ से निकला है, वहां से प्रोपिगेट करता हुआ ये इधर भी ये डॉक्ट्रिन्स आपको और ये प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू थोड़ा सा कर लिया कि इसके अंदर हमें दो जो है ना कॉन्सेप्ट बेसिकली देखने को मिलते हैं। उसके अंदर है कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और कॉम्पिटेंसी और नंबर ऑफ विटनेसेस का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, उससे डील करते हैं हम। आर्टिकल 18 से लेके आर्टिकल 29 तक ये चलते हैं। और रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स और एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। और 90% ऑफ द लॉ स्टूडेंट्स वो इन दोनों में फ़र्क जो है वो नहीं बता पाते। रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा आपको जो मटेरियल या जूरिस्प्रूडेंस है वो यूके और यूएस लॉज पे उधर उनकी डोमेन और जुरिस्डिक्शन में आपको मिलेगी। यहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफाइन हो रहा है। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स कहते हैं कि जो रेलिवेंट हैं,
एडमिजिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स वो होते हैं, वो फैक्ट्स जो कोर्ट में एडमिजिबल हैं। जरूरी नहीं कि जो फैक्ट रेलिवेंट हो वो एडमिजिबल भी हो। मिसाल के तौर पे जैसे कि आर्टिकल 18 के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि दो ही किस्म के फैक्ट्स हमारे पास होते हैं। एक होते हैं हमारे पास फैक्ट इन इशू, और एक होते हैं हमारे पास रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू वो होते हैं कि जिसको प्रूव या डिसप्रूव आपने करना है तो आपका केस बन सकता है, बिगड़ सकता है। और रेलिवेंट फैक्ट वो होता है जो फैक्ट इन इशू को हेल्प करे। सो हमारे पास यहाँ पे दो कैटेगरीज आ गई, फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट जरूरी क्यों है? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत से ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि जिसके अंदर आपके पास अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं मौजूद तो वो जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो एक चेन बना देते हैं, और उसके थ्रू आप जो है कोई चीज असर्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 19 के अंदर जूरिस्प्रूडेंशियल प्रिंसिपल रेस्ट जेस्टे उसको इनकॉर्पोरेट किया गया कि रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक इलस्ट्रेशन पढ़ता हूँ। एक ए इज अक्यूज्ड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। Whatever was said or done by A or B or by the bystanders at the beating or shortly before or after as to form part of transaction is a relevant fact। यानी कि बायस्टैंडर एविडेंस किस तरह आपका जो है वो इफेक्ट करता है, किस तरह वो भी रेलिवेंसी में फॉल करता है। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको आपने इनकॉर्पोरेट करना होता है और आपने देखना होता है कि ये रेलिवेंट है कि नहीं। अब रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स होना जरूरी नहीं है अगर आपने कोर्ट के अंदर अपने एविडेंस को स्टैब्लिश करना है। अगर तो आपने फैक्ट को एडमिजिबल करना है तो एडमिजिबिलिटी के सर्टेन रूल्स होते हैं, सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं। आर्टिकल 18 से आर्टिकल 29 के तहत जो भी आपके पास इसके अंदर फैक्ट्स आएंगे वो उस डोमेन में, उस कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। और एडमिजिबल जो जो आर्टिकल 19 से 29 के अंदर जो जो फैक्ट्स को एडमिजिबल करार दिया गया है वही एडमिजिबल है, बाकी सब रेलिवेंट है। रेलिवेंट फैक्ट्स का में कोर्ट की डिस्क्रेशन होती है कि कोर्ट आपकी बात सुने या आपकी बात ना सुने, लेकिन जो एडमिजिबल फैक्ट्स हैं वो कोर्ट एडमिट करती है। अगला जो हमारे पास चैप्टर आता है वो आता है एडमिशंस और कन्फेशंस का। आर्टिकल 30 से 36 जो है वो एडमिशन से डील करता है, और 36 से 42 कन्फेशन से डील करता है। आर्टिकल 30 में एडमिशन के बारे में बताया गया है कि एडमिशन इज अ स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्री विच सजेस्ट एनी इन्फरेंस एज टू एनी फैक्ट एन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, और विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन एंड अंडर द सर्कमस्टांसेस। सो एडमिशन जो है वो सिविल मैटर्स में भी यूज होता है, क्रिमिनल मैटर्स में भी यूज होता है। और ये क्या होती है? ये एक स्टेटमेंट होती है जो एक इन्फरेंस सजेस्ट करती है एज टू एनी मैटर, एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट जैसे मैंने आपको बताया। अब एडमिशन की हम क्या मिसाल ले सकते हैं? इलस्ट्रेशन अगर हम पढ़ते हैं आर्टिकल 32 की, ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी, बी सूस ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी, A denies that rent was due from C to B. A statement by C that he owed B rent is an admission and is a relevant fact against A. तो यहाँ पे देखें तीन पार्टीज इन्वॉल्व थी। एक ने कहा कि उसने रेंट देना था, एक ने नहीं देना था। तो वो जो स्टेटमेंट्स हैं उन रेलिवेंट पर्संस की वो एज एडमिशन काउंट हो सकती हैं। फिर आगे जो आर्टिकल 37 से 42 हैं वो कन्फेशन से डील करते हैं। इसमें बात की गई है कि कौन कौन से कन्फेशन जो हैं वो रेलिवेंट हैं और कौन से इररेलिवेंट हैं। आर्टिकल 37 में बताया गया है कि अगर आप किसी से कन्फेशन लेते हैं बाय कॉजिंग इंड्यूसमेंट, बाय थ्रेट और बाय प्रॉमिस, वो इररेलिवेंट है। वो कोर्ट के अंदर, क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर उस तरह का कन्फेशन की कोई लीगल वैल्यू, एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। और कन्फेशन बिफोर अ पुलिस ऑफिसर इज ऑल्सो नो कन्फेशन, इट इज इररेलिवेंट। वो भी आप कोर्ट में उसको प्रूव नहीं कर सकते, वो भी एडमिसिबल नहीं। जो आर्टिकल 37 है उसकी हमारे पास एक एक्सेप्शन मौजूद है आर्टिकल 41 में। अगर तो इंड्यूसमेंट, थ्रेट वगैरह के जो एलिमेंट्स हैं अगर वो रिमूव हो जाते हैं फिर वो कन्फेशन जो है वो रेलिवेंट हो सकता है। और कन्फेशन जो इन कस्टडी ऑफ पुलिस होगा वो भी अक्यूज के खिलाफ आप प्रूव नहीं कर सकते।
ये तो हमारे पास बेसिक अब थे कुछ प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू कन्फेशन एंड एडमिशन। अब हम मूव ऑन करते हैं डाइंग डिक्लेरेशन की तरफ। आर्टिकल 46 डील करता है डाइंग डिक्लेरेशन से। डाइंग डिक्लेरेशन इन इटसेल्फ एक बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं इसको थोड़ी सा आपको ओवरव्यू दूंगा कि डाइंग डिक्लेरेशन वो स्टेटमेंट्स हैं जो मेड बाय जिस पर्सन वो स्टेटमेंट देता है, या तो वो मरा होता है या उसे लापता होता है। These are basically statements or relevant facts given by person who is supposed to be dead or cannot be found. तो ये स्टेटमेंट्स रेलिवेंट कब होती हैं? नंबर वन, व्हेन इट रिलेट्स टू द कॉज ऑफ डेथ। नंबर टू, व्हेन इट्स मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। और इसके साथ इसके 8 to 9 इसके जो है वो एलिमेंट्स हैं। अब व्हेन इट्स मेड इन द कॉज ऑफ डेथ, इसका मतलब ये है कि अगर एक आदमी मरने से पहले कोई स्टेटमेंट दे गया तो वो उसकी डाइंग डिक्लेरेशन में आएगा। डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करने का जो मैकेनिज्म है, जो तरीकाकार है, वो पुलिस रूल्स में दिया गया है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो किस तरह उसको नोट करेगा, कैसे उसको लेके चलेगा। लेकिन जो डाइंग डिक्लेरेशन है प्राइमरीली बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सॉर्ट ऑफ एविडेंस है अगर उसे corroborate करवा सकें किसी और एविडेंस के साथ। मिसाल के तौर पे पॉइंट ऑफ ऑकरेंस पे जो है वो कुछ बाई स्टैंडर्ड्स हैं जो गवाह हैं, शाहिद हैं। उन्होंने देखा कि एक बंदे ने उसको फायर मारा है विक्टिम को, और विक्टिम जो है वो मरने से पहले बता रहा था कि मेरी इससे ये दुश्मनी थी, इसका ये नाम था, इसलिए इसने मुझे मारने की कोशिश की, और वो हॉस्पिटल जाते हुए वो वफात पा जाता है। तो उस विक्टिम की वो स्टेटमेंट और जिन लोगों ने वो फायरिंग देखी है, वो सारा वाकया देखा है, उनकी वो स्टेटमेंट्स को corroborate करके बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस बन जाता है एक्यूज के खिलाफ। तो इस तरह इन स्टेटमेंट्स को यूज किया जा सकता है। फिर मैंने जिस तरह आर्टिकल 54 से 58 का बताया, ये वो स्टेटमेंट्स हैं, वो जजमेंट्स हैं कि कब रेलिवेंट होती हैं। यहाँ पे जजमेंट्स का बताया गया कि जजमेंट्स दो किस्म की होती हैं, जजमेंट्स इन रेम होती हैं, जजमेंट्स इन पर्सोनम होती हैं। जजमेंट्स इन रेम जो हैं वो बाइंडिंग होती हैं क्योंकि वो इफेक्ट कर रही होती हैं पब्लिक एट लार्ज। जजमेंट इन पर्सोनम बाइंडिंग नहीं होती। जजमेंट इन पर्सोनम वो जजमेंट है जो कि जाती मामलात पे दी हो। मिसाल के तौर पे डिवोर्स केस का फैसला है दो पार्टीज के दरमियान, वो जजमेंट इन पर्सोनम है। दो पार्टीज के दरमियान एक केस का फैसला दिया, वो जजमेंट इन रेम नहीं है। फिर हम आगे चलते हैं, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 59 से 64 ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट से डील करता है। इसमें बताया हुआ है कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स कब रेलिवेंट होती है, एक्सपर्ट्स किन किन मामलात पे अपनी अपनी ओपिनियन जो है वो दे सकते हैं, और डिफरेंट ग्राउंड्स बताई हुई हैं कि वो ओपिनियन कब रेलिवेंट होगी और कैसे रेलिवेंट होगी। इसकी एक मिसाल देख लें। एक क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी आर मैरिड, the fact that they usually received and treated by their friends and husband and wife is relevant। यहाँ पे आप देखें दूसरे लोगों की ओपिनियन से एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना, हस्बैंड एंड वाइफ की मैरिज के एविडेंस के तौर पे देखना कि इनके रिश्तेदार इन्हें एज हस्बैंड वाइफ ट्रीट करते थे, तो वो भी उसमें आ सकता है ओपिनियन में, ओपिनियन की कैटेगरी में। सो 59 से 65 आर्टिकल के दरमियान हम इसको फॉलो आउट करते हैं ओपिनियन की कैटेगरी को। फिर आगे हम चलते हैं तो आर्टिकल 66 से 69 आते हैं जो कि कैरेक्टर की बात करते हैं कि एक बंदे का कैरेक्टर कब रेलिवेंट होता है। सिविल प्रोसीडिंग्स के अंदर एक पर्सन का जाती कैरेक्टर इज टोटली इररेलेवेंट। एक बंदा जो मर्जी करता फिर रहा है, जब आप सिविल प्रोसीडिंग्स में आते हैं तो उसके अंदर उसका जो बैड कैरेक्टर है वो टोटली इररेलेवेंट होता है। और क्रिमिनल केसेस में प्रीवियस बैड कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं होता एक्सेप्ट इन वन एक्सेप्शन इन रिप्लाई। लेकिन क्रिमिनल केसेस में एक्यूज का पिछला गुड कैरेक्टर रेलिवेंट हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर एक्यूज ने पहले कभी कोई मर्डर नहीं किया, पहले कभी उसने कोई रॉबरी नहीं की, डकैती वगैरह नहीं की उसने, तो उसका जो पिछला गुड कैरेक्टर है, बैकग्राउंड जो है वो रेलिवेंट हो सकता है, कोर्ट उसे कंसिडर कर सकती है। लेकिन उसका जो बैड कैरेक्टर है वो ऐसे रेलिवेंट नहीं, ये जनरल रूल है। इसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर इन रिप्लाई उसका जो है उसके अंदर वो आ सकता है कि जहां उसका जो बैड कैरेक्टर है वो फैक्ट एंड इशू है,
वो इन इटसेल्फ एक मेजर इशू है जिसकी बेस पे फैसला होना। फिर हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास आर्टिकल 70 से लेके आर्टिकल 85 तक एविडेंस की बात होती है। एविडेंस दो किस्म का है, ओरल एविडेंस होता है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। मेरी वॉइस क्लियर है? सर मेरे एंड से तो आई गेस कोई इशू नहीं है, आप अपना नेटवर्क कनेक्शन देख लें। एविडेंस दो किस्म का होता है। एविडेंस होता है ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस वो है कि जो गवाहान खुद देते हैं, और आर्टिकल 70 में और 71 में बताया गया कि ओरल एविडेंस डायरेक्ट होता है। ओरल एविडेंस किन किन मामलात पे दिया जा सकता है? नंबर 1, इफ इट रिलेट्स टू मैटर विच कुड बी सीन, और विटनेस ने कहा कि मैंने ये देखा है। अगर कोई ऐसा मामला है कि विटनेस ने कहा है कि मैंने ये सुना है, या विटनेस ने किसी और सेंस से उसे परसीव किया है, सो अ मैटर विच कैन बी परसीव्ड बाय एनी ऑफ द 5 सेंसेस, दैट मैटर can be produced as evidence by the witness in the form of oral evidence under Article 71 of the QSO. इसके बरक्स डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगी, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की दो कैटेगरीज हैं, एक है प्राइमरी एविडेंस और एक है सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस में ओरिजिनली वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ होती है, यानी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, सर्टिफाइड कॉपी है, जो असल डॉक्यूमेंट है, वो प्राइमरी एविडेंस में आती है। सेकेंडरी एविडेंस में क्या क्या चीजें आती हैं, ये आर्टिकल 74 हमें बताता है, जिसमें बताया गया है कि सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स नंबर 1 सर्टिफाइड कॉपीज under the provisions, number 2 copies made from original by mechanical processes, number 3 copies made or compared with original, number 4 counterparts of documents, number 5 oral accounts of the contents of the documents. सो ये 4 से 5 चीजें जो हैं, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में फॉल करती है। जो जनरल रूल हमारा है वो ये है कि एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को आपने प्रूव करने के लिए उस डॉक्यूमेंट को खुद प्रूव करना है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसे आपने प्रोड्यूस करना है कोर्ट में। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे अंडर आर्टिकल 76 बताया गया है कि कुछ डॉक्यूमेंट जब प्राइमरी एविडेंस प्रोड्यूस ना किया जा सके, तब कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। मिसाल के तौर पर, जहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन है कि अगर हम ओरिजिनल एविडेंस को प्रोड्यूस करेंगे तो वो खराब हो सकता है, ज़ाया हो सकता है। ओरिजिनल एविडेंस ऐसा हो कि उसे मूव नहीं कराया जा सकता, कोई बहुत पुरानी एंशियंट डॉक्यूमेंट है, या फिर ओरिजिनल जो एविडेंस है वो ऐसा है, प्राइमरी एविडेंस, कि वो इसका साइज या बल्क इतना ज्यादा है कि उसे नहीं लाया जा सकता। काइंडली जो लोग माइक अपना ऑन किया हुआ है वो अपना माइक ऑफ कर लें, माइक की वजह से डिस्टॉर्शन आ रही है। तो ये कुछ इंस्टेंसेस हैं जिसके अंदर सेकेंडरी एविडेंस आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम अब आगे बढ़ते हैं प्रिजम्पशंस की तरफ। आर्टिकल 90 से ऑनवर्ड जो डोमेन है प्रिजम्पशंस की आती है। प्रिजम्पशंस की बहुत सी कैटेगरीज यहाँ पे बताई हुई हैं कि अगर आपकी कोई फॉरेन जजमेंट्स हैं उनकी क्या प्रिजम्पशन होगी, पावर ऑफ अटॉर्नी की क्या प्रिजम्पशन होगी, टेलीग्राफिक मैसेजेस की क्या प्रिजम्पशन होगी, ड्यू एग्जीक्यूशन की क्या होगी। इसमें जो आर्टिकल 99 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बताता है कि कोर्ट शैल presume that every document called for and produced after notice to produce was attested, stamped and executed in the manner required by law. सो अगर आप डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करते हैं तो जो उसकी ड्यू एग्जीक्यूशन है उसको कोर्ट प्रिज्यूम करती है कि जो डॉक्यूमेंट है ये ठीक है और ये ड्यूली एग्जीक्यूट हुआ है, अनलेस एंड अनटिल दूसरी पार्टी इसको रिबट कर दे एविडेंस देके। अब हम बात करते हैं फैक्ट्स की, फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव, जिसका आपको प्रूव करना जरूरी नहीं है। आर्टिकल 111 से 113 है, 3 कैटेगरी ऑफ फैक्ट्स से डील करते हैं। नंबर 1, आज पर आर्टिकल 111 फैक्ट्स जुडिशली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव, यानी कि अदालत जिन फैक्ट्स का जुडिशियल नोटिस ले सकती है उन फैक्ट्स को प्रूव करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जो कोर्ट को बहुत ज्यादा ऑब्वियस हैं
कोर्ट को विजिबल हैं, कोर्ट जिन फैक्ट्स को जानती है, उन फैक्ट्स को प्रूव करने की आपको जरूरत नहीं है। जो दूसरी कैटेगरी है, फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस, यहाँ पे कोर्ट्स को पाबंद किया गया है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी कोर्ट ने जुडिशियल नोटिस लेना है। ये पूरा लिस्ट दी गई है, जैसे कि कोर्ट को तमाम पाकिस्तान के कवानीन का पता होना चाहिए, कोर्ट को सील्स का पता होना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट की हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हैं, आर्टिकल्स ऑफ वार का पता होना चाहिए ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये पूरी लिस्ट है कि कोर्ट्स किन एलिमेंट्स पे, किन चीज़ों पे जुडिशियल नोटिस ले सकती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, आर्टिकल 113 है। ये बात करता है कि अगर आपने कोई फैक्ट किसी पार्टी ने तस्लीम कर ली है तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे आप सिविल मुकदमात में आ जाएं, आप काइंडली अपने माइक्स आप ऑफ कर लें, इस तरह डिस्कशन करना मुश्किल हो रहा है। मिस्टर गुलाम मुर्तज़ा, आप अपना माइक काइंडली ऑफ कर लें, थैंक यू। तो जो आर्टिकल 113 है वो कहता है कि फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। सिविल मुकदमात में देखें, पहले प्लेन फाइल करते हैं, उसके जवाब में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होती है। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो आप अपने रिटर्न स्टेटमेंट में लिखा होता है आपने रिप्लाई में कि एडमिटेड, तो वो जो एडमिटेड फैक्ट्स होते हैं उन्हें आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। आर्टिकल 114 से 116 जो है हमारे पास स्टॉपल का प्रिंसिपल है, प्रोमिसरी स्टॉपल आर्टिकल 114 में बताई गई है कि अगर एक बंदे ने कोई डिक्लेरेशन की है, कोई एक्ट और ओमिशन किया है, तो वो उससे बाउंड हो जाता है। और ये एक रूल ऑफ प्रूडेंस है, प्रोसीजरल रूल है। इसकी इलुस्ट्रेशन है कि ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड्स बी टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड बिलोंग्स टू ए एंड इंड्यूसेस बी टू बाय एंड पे फॉर इट। तो यहाँ पे ए अगर बी को कहता है कि मेरी जमीन है, और बी उसको ये भरोसा करके खरीद लेती है, तो आगे कभी ए के पास अगर वो जमीन आती है तो उससे वो बी को देनी पड़ेगी, और ए यहाँ पे अपने उस रिप्रेजेंटेशन से बाउंड हो जाता है। तो अगर आपने कोई स्टेटमेंट, कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में की है, कोई ऐसी चीज डिक्लेयर की है जिस पे दूसरी पार्टी ने एक्ट किया, तो आप पे जो है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल आप पे अप्लाई होता है। अगला हमारे पास जो टॉपिक आता है वो बर्डन ऑफ प्रूफ का है। आर्टिकल 117 से लेके आर्टिकल 129 तक बर्डन ऑफ प्रूफ है। बर्डन ऑफ प्रूफ के अंदर और ओनस ऑफ प्रूफ के अंदर बहुत फर्क है। बर्डन ऑफ प्रूफ कभी शिफ्ट नहीं होता। बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी पे होता है जो अपना जो केस है वो कोर्ट में लेके आई है, और इसका क्वांटम क्या है एज पर आर्टिकल 118, वो ये है कि द बर्डन ऑफ प्रूविंग इन अ सूट और प्रोसीडिंग लाइज ऑन द पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन ऑन ईदर साइड। अगर हम सिविल प्रोसीडिंग्स की बात करें तो जो प्लेंटिफ है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे है कि उसने प्रूव करना है, क्योंकि अगर कोई भी एविडेंस कोई पार्टी नहीं देगी तो प्लेंटिफ का केस फेल कर जाएगा। तो हमें यहाँ से पता लगा एज पर आर्टिकल 118 बर्डन ऑफ प्रूफ is always with the plaintiff in civil cases and it's always with the prosecution in criminal cases. अब onus of proof क्या है? onus of proof शिफ्ट होता रहता है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। onus of proof आपके क्लेम पे डिपेंड करता है। अगर एक पार्टी कोई क्लेम कर रही है तो उसको प्रूफ करना का ओनस उस पे है। मिसाल के तौर पे मैं एक्यूज हूँ, मेरे पे एक केस चल रहा है मर्डर का, मैं एक्यूज पर्सन हूँ, तो मैं अगर कहूंगा कि मैं मौके वारदात पे था नहीं, मैं प्ली ऑफ एलिबाई लेता हूँ अंडर आर्टिकल 24 सब क्लॉज 2, तो ओनस ऑफ प्रूफ मेरे पे शिफ्ट हो गया। अब मैंने कोर्ट को ये प्रूव करके बताना है कि मैं उस टाइम उस मौके वारदात पे मौजूद नहीं था, और अगर मैं प्रूव कर देता हूँ तो जो प्रिजम्पशन है वो मेरे फेवर में रेज हो जाएगी। whenever you prove, onus of proof presumption is raised in your favor and the onus of proof is shifted on the other party। अब ओनस ऑफ प्रूफ किस पे शिफ्ट हो जाएगा? जब मैंने अपनी साइड प्रूफ कर दी फिर वापस वो दूसरी पार्टी पे शिफ्ट हो गया। अब दूसरी पार्टी को कहेंगे अब आप बताएं, अब दूसरी पार्टी साबित नहीं कर सकी तो वो केस लूज करेगी। इस तरह ओनस ऑफ प्रूफ जो है टू एंड फ्रो इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग, और जिस पार्टी ओनस ऑफ प्रूफ को सेटिस्फाई कर लेती है उसके हक में कोर्ट प्रिजम्पशन रेज कर लेती है। आर्टिकल 129 तक डिफरेंट सरकमस्टांसेस बताए हुए हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस मामले में किस पार्टी पे है।
मिसाल के तौर पे अंडर आर्टिकल 121, burden of proving that case of accused is falling within the general exceptions under the PPC is on the accused। मिसाल के तौर पे accused कहता है कि मैंने सेल्फ डिफेंस की प्ली लेता है accused कहता है मैं इंसेन था, तो प्ली ऑफ सेल्फ डिफेंस, प्ली ऑफ इंसेनिटी, ये जो सारी चीजें हैं, इसको प्रूव करने का जो बर्डन है वो एक्यूज्ड पे होता है। सेक्शन 76 से लेके 106 तक जो इससे डील करते हैं पीपीसी के, उसके अंदर जो भी डिफेंसेस हैं, अगर आप वो डिफेंस अक्यूज पर्सन लेता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पे है। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 129 की, कि कौन कौन से सर्टेन फैक्ट्स हैं जिनको कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है। सो देयर आर सर्टेन फैक्ट्स व्हिच द कोर्ट में प्रिज्यूम, उसकी उन्होंने लिस्ट दी हुई है ए से लेके आई तक इलस्ट्रेशन में। उसमें उन्होंने बताया हुआ कि दैट एन accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars, that judicial and official acts have been regularly performed। So there are certain circumstances which have been provided under this law as according to which the court may presume the existence of certain facts। तो यहाँ पे कोर्ट को एक डिस्क्रेशन दी गई है कि ये फैक्ट्स को आप प्रिजम्पशन आप रेस कर सकते हैं। अब ये सर्कमस्टांसेस अगर एग्जिस्ट करती हूँ किसी भी केस में तो वो प्रिजम्पशन रेस की जा सकती है। हम आगे अगर मूव करते हैं ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ, ये लास्ट चैप्टर है, इसके अंदर आर्टिकल 130 से 166 तक, इसके अंदर बताया हुआ है कि विटनेस की जो एग्जामिनेशन है उसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले अगर कोई गवाह सबूत देने आता है कोर्ट के अंदर, सबसे पहले उसकी एग्जामिनेशन इन चीफ होती है। एग्जामिनेशन इन चीफ वो पार्टी करती है जिसने उस गवाह को बुलाया होता है, उस विटनेस को बुलाया होता है। मिसाल के तौर पे प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ विटनेस प्रोड्यूस करता है अपने फेवर में कॉन्ट्रैक्ट या सेल डीड की फेवर में, तो उस विटनेस पे एग्जामिनेशन इन चीफ करेगा प्लेंटिफ। जब एग्जामिनेशन इन चीफ मुकम्मल हो जाएगी फिर दूसरी पार्टी के वकील साहब उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे जिसे हम जिरा कहते हैं। उसके बाद अगर प्लेंटिफ चाहे और कोर्ट ये समझे तो फिर प्लेंटिफ जो है वो री एग्जामिनेशन अपनी विटनेस की कर सकता है ताकि वो दोबारा से उसको क्लैरिफाई उसका स्टांस कर सके। सो ये है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। अब एग्जामिनेशन करते हुए कौन कौन से सवाल हैं जो हम पूछ सकते हैं, कौन कौन से हैं जो हम नहीं पूछ सकते। क्वेश्चंस दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं लीडिंग क्वेश्चंस और एक होते हैं नॉन लीडिंग क्वेश्चंस। लीडिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में होता है। मिसाल के तौर पे आप अगर उससे पूछें कि क्या कल रात को शाम 7:03 पर आप उस जगह मौजूद थे, अब उस बंदे के पास जवाब देने के लिए दो ही मतलब चीजें हैं, या तो वो कह सकता है हाँ मैं वहां पे मौजूद था, या वो कह सकता है नहीं जी मैं वहां पे बिल्कुल मौजूद नहीं था। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं विच सजेस्ट एन आंसर और विच सजेस्ट एन इन्फरेंस एज अ रिस्पॉन्स, उन्हें हम लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। यानी कि अगर वो हाँ या ना में जवाब देगा हम उसे कोर्ट को ये प्रूव कर देंगे कि ये बात कर रहा है, लीड कर रहे हैं ना विटनेस को खुद आंसर फीड करके। अब यहाँ विटनेस ने तो कुछ नहीं बोला, हमने उसे बोला कि रात के इतने बजे आप यहाँ थे वहां थे, तो ये लीडिंग क्वेश्चन होता है। लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछ सकते, मतलब लीडिंग क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड बाय अ लॉयर टू हिज विटनेस। एक वकील अपने ही क्लाइंट के गवाह को लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, इसकी भी एक एक्सेप्शन है ऑन जनरली एक्सेप्टेड मैटर्स। जो मिसाल के तौर पे अपने क्लाइंट से ये पूछ सकते हैं कि आपका नाम क्या है, वो बता देगा क्योंकि ये एक जनरल मैटर है, एक्सेप्टेड मैटर है, ये उसको इस तरह की चीज नहीं है। अदरवाइज जो है लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड नहीं है। लीडिंग क्वेश्चन सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में होते हैं जो कि मुखालिफ वकील आपके विटनेस के साथ जो है क्वेश्चनिंग करेगा जिसे हम जिरा कहते हैं, उसमें आप लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फिर आगे कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो नहीं पूछने। कोई इनडिसेंट कोई स्कैंडलस क्वेश्चन है, कोई विटनेस को डिफेम करने के क्वेश्चंस हैं वो अलाउड नहीं है, कोई विटनेस की क्रेडिट इम्पीच करने के क्वेश्चन है उसको कैसे देखना है। फिर अगर विटनेस कोर्ट में आपके खिलाफ गवाही देने लग जाए उसे हॉस्टाइल कराने के लिए आर्टिकल 150 की प्रोविजन है कि फिर उसके अंदर ये होता है कि अगर आपका विटनेस आपके खिलाफ, आपकी पार्टी आपके क्लाइंट के खिलाफ गवाही गवाही दे रहा है
तो फिर आपने आर्टिकल 150 के तहत कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस विटनेस को हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर किया जाए और मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन की जो है वो इख्तियार दिया जाए। फिर वो ये होता है कि वो विटनेस हॉस्टाइल डिक्लेयर होता है और फिर आप अपनी विटनेस के साथ ही जिरा कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल विच आई हैव स्टेटेड बिफोर कि एग्जामिनेशन इन चीफ में जनरली जो लीडिंग क्वेश्चन है नहीं पूछ सकते, मां सिवाय इसके कि आप अपने विटनेस को हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर करवाएं अंडर आर्टिकल 150 और फिर उस पर आप जिरा कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो विटनेस की मेमोरी रिफ्रेशिंग के हवाले से प्रोविजंस मौजूद है कि कब आप विटनेस की मेमोरी को रिफ्रेश करा सकते हैं, कब ऐसे सवालात पूछ सकते हैं। फिर कोर्ट के पास ये इख्तियार है, कोर्ट किस किस्म के सवालात विटनेस से पूछ सकती है। कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कराना है तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है विटनेस को कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे। और महज इस बात से विटनेस पे लाइबिलिटी नहीं आती कि अगर एक डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए बंदा है तो आप उस बंदे को एग्जामिन नहीं कर सकते, उसके लिए आपने बंदे को सेपरेटली एज अ विटनेस बुलाना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट मेरे पोजेशन में है और मुझे डॉक्यूमेंट में लेके आता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे पे जिरा या मुझे एग्जामिन करना शुरू कर दें, उसके लिए आपको मुझे एज अ विटनेस बुलाना पड़ेगा। और उसके बाद एंड में जो प्रोविजंस है वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आर्टिकल 164 है। वो बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स और जो आपकी हार्ड डिस्क हैं, यूएसबी ड्राइव हैं, इससे भी जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा और ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी एडमिसिबल हैं। सो अब जो मॉडर्न डिवाइसेस आई हैं उसके थ्रू भी जो डाटा ऑब्टेन किया जाता है, अगर वो ओरिजिनल कॉपी है उसका इलेक्ट्रॉनिक जो फुटप्रिंट है, डिजिटल सिग्नेचर जो है वो ऑथेंटिक है, तो उसको जो है वो यूज़ किया जा सकता है, उस पर रिलाई किया जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 166 इसका पिछली तमाम जो 1872 का एक्ट है उसको रिपील करता है। तो ये था हमारा आज का क्यूएसओ का जनरल ओवरव्यू। इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं आपके साथ डिफरेंट टॉपिक्स को ब्रीफली शेयर करूं ताकि आपको आइडिया हो कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और किन किन चीज़ों से हम डील करते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में इसकी थोड़ी सी लीगल हिस्ट्री बताई है, फिर मैंने आपके साथ विटनेस का शेयर किया है, कॉम्पिटेंसी नंबर ऑफ विटनेस, फिर हमने बात की रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स की, उसके बाद हम एडमिशन और कन्फेशन की बात की, फिर हमने स्टॉपल की भी बात की, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स की बात की, प्रिजम्पशंस की बात की, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात की, और साथ ही हमने जो है वो ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशंस की भी बात की है। सो आप लोगों का अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह या फिर क्यूरी तो आप बता दें। Assalamu alaikum, sir. My question is not related to this lecture, but I want to know when I missed my any lecture from this group, then how can I retrieve that? Thank you. Sir, these lectures are recorded and are available on YouTube channel. यूट्यूब चैनल इनका है पाकिस्तान लॉयर्स के नाम से, अपॉलॉजिस पाकिस्तान लीगल अवेयरनेस के नाम से। सो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो जो तमाम तर पिछले रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं। मेरे भी जो पिछले 4-5 लेक्चर्स हैं वो भी उधर अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं और आप फिर उन्हें कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। बिलाल खान कह रहे हैं कैन यू प्लीज रिपीट द हिस्टोरिकल ओवरव्यू ब्रीफली। जी बिलाल, ज़रूर मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट मैं पहले सर को टाइप करके दे दूं नाम इनके यूट्यूब चैनल पर। अच्छा, लीगल हिस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल ओवरव्यू, ठीक है। यार देखें, 1984 का क्यूएसओ के एक्ट से पहले हमारे पास लॉ ऑफ एविडेंस है 1872 का। 1872 का लॉ ऑफ एविडेंस अभी भी इंडिया में वही चल रहा है, और इंडिया के जो केस लॉज हैं वो पाकिस्तान में इसलिए एक्सेप्टेबल हैं और इसलिए
उसके ज्यादा परसुएसिव नेचर है और इसलिए वो कोर्ट्स कंसीडर करती है, क्योंकि हमारा कानून दोनों का सेम है। और इसकी जो रूट्स हैं वो मैंने आपको बताया, देयर वर टू ड्राफ्ट्स। जो यूके की लीगल कमेटी थी उसको ये टास्क दिया गया था कि आपने सब कॉन्टिनेंट में कवानीन बनाने हैं। उन्होंने मुख्तलिफ जूरिस्ट को, मुख्तलिफ लीगल एक्सपर्ट्स को ये काम दिया। रेवेन्यू लॉज भी इसी तरह बने हमारे, सिविल प्रोसीजर कोड भी इसी तरह बना, सीआरपीसी भी इसी तरह बना, और लॉ ऑफ एविडेंस भी। लॉ ऑफ एविडेंस का काम जिन जूरिस्ट को दिया गया था उसमें से एक जूरिस्ट का नाम है सर जेम्स फिट्स जेम्स स्टीफन, और दूसरे जूरिस्ट का नाम है टेलर। सो जो सर जेम्स की ड्राफ्ट की भी स्टैचूट था ना, उसको इन्होंने थोड़े बहुत चेंजेस के साथ इन्होंने इनेक्ट कर दिया एज लॉ। सो अगर आपने कभी इस कानून की ट्रू एसेंस को पढ़ना हो ना, तो आप, मैं आपके साथ ये नाम शेयर कर रहा हूँ, इनकी आप इनकी डाइजेस्ट है लॉ ऑफ एविडेंस पे, ये जरूर पढ़िएगा। इसके अंदर उन्होंने प्रॉपर इंटेंट दी हुई है, क्योंकि ये सारा ड्राफ्ट ही इस बंदे का है, सर जेम्स का। तो उन्होंने अपनी उस कमेंट्री के अंदर, डाइजेस्ट के अंदर उन्होंने बताया हुआ कि मैंने इस प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया, इसका क्या मकसद था। अब मैंने आपके सामने जैसे शेयर की पूरा क्यूएसओ, आप देख लें इसके अंदर कौन सा कोई पाकिस्तानी लॉ कोई ऐड हुआ है, कोई ऐसे अमेंडमेंट की, कुछ भी नहीं। 99% लॉ ऑफ एविडेंस 1872 ही है क्यूएसओ। इन्होंने बस क्या किया, इन्होंने जो है तरतीब चेंज कर दी है सेक्शंस की, उन्हें आगे पीछे कर दिया है, स्टैचूट की जगह उसको एक ऑर्डर कर दिया, प्रेसिडेंशियल आर्टिकल्स हैं, सेक्शंस हैं, बाकी सब मोरलेस सेम है, इसीलिए इतना फर्क नहीं। अगला क्वेश्चन है सोनिया इम्तियाज सर, डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटेंसी, क्रेडिबिलिटी एंड एडमिसिबिलिटी। बहुत अच्छा सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। देखें, कॉम्पिटेंसी, अगर आप बात करें विटनेस की, तो कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस जो है वो आर्टिकल 3 में दी गई है। ठीक हो गया। कॉम्पिटेंसी क्या है कि वो सेन हो, रैशनल सर्कमस्टांसेस को समझता हो, और एडल्ट हो, और लुनेटिक ना हो, ये कॉम्पिटेंसी है। क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका गुड कैरेक्टर हो। हमने बात की ना कैरेक्टर की, तो क्रेडिबिलिटी आपका गुड कैरेक्टर शो करता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी है। जब आप एज विटनेस बुलाए जाते हैं ना गवाही देने के लिए, तो वहां पे आपकी क्रेडिबिलिटी चेक हो सकती है, आपका गुड कैरेक्टर रेलिवेंट हो सकता है। अगर आप गवाही देते हैं, दूसरी पार्टी कहती है कि ये तो बैड कैरेक्टर है, ये तो खुद चोर है, ये तो खुद मुजरिम है, इसके खिलाफ इतने पर्चे हुए हैं, इस तरह है, इश्तिहारी है, तो वो जो है आपकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज करता है। whenever the credibility of witness is damaged, his competency is indirectly also damaged। जब एक बंदे की क्रेडिबिलिटी गई, उसकी कॉम्पिटेंसी पे भी सवाल आएगा, फिर उसने जो स्टेटमेंट दिया उसकी एडमिसिबिलिटी पे भी सवाल आएगा। सो ये जो तीनों चीजें हैं ना, कॉम्पिटेंसी, क्रेडिबिलिटी, एडमिसिबिलिटी, ये तीनों एक चेन है, एक सीक्वेंस है। पहले आएगी हमारे पास क्रेडिबिलिटी, नंबर 2 कॉम्पिटेंसी, फिर जब ये दोनों मिलती हैं फिर आती है एडमिसिबिलिटी। जब आप विटनेस की एज एविडेंस टेंडर करने की बात करें विटनेस की स्टेटमेंट का, तो पहले कॉम्पिटेंसी की उसने क्वालिफिकेशन पूरी करनी है, फिर उसने क्रेडिबिलिटी की पूरी करनी है, और फिर कोर्ट देखेगी कि क्या ये जो स्टेटमेंट दे रहा है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है विद फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट से, तो कोर्ट इसे एडमिसिबल करेगी। अगर तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो कोर्ट क्यों इसे एडमिसिबल करेगी। मिसाल के तौर पे कोई मर्डर का वाकया है केस का, वो कहता है कि सर इस बंदे ने एक्यूज ने मर्डर किया है, और विटनेस कहे कि सर जो एक्यूज का बच्चा है ना वो मैं उसे ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे उसके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने का क्या ताल्लुक है आपसे। तो एक ये चीज है। बाकी और किसी के अगर कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली शेयर कर दें। थैंक यू सोनिया। इजाज़ अहमद साहब का है हाउ टू डिटरमिन तज़किया शोज। इजाज़ साहब, ये हमें मिलेगा आर्टिकल 71 ऑफ क्यूएसओ, उसके अंदर तज़किया शहूद का पूरा आपको जो है वो उन्होंने यार्डस्टिक प्रोवाइड की है। तज़किया शहूद जो है वो ये होता है
कि जो आपकी जो गवर्नमेंट होती है, जो जुडिशरी होती है, वो कुछ लोगों को तज़कियात शहूद करने के लिए अपॉइंट करती है। वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि प्रूडेंट होते हैं, जो कि वाइज लोग होते हैं, जो कि कुरान और सुन्नत की जो रिक्वायरमेंट्स है उस पर पूरा उतरते हैं। उस तरह के लोगों को तज़कियत शहूद के लिए जो है ना रेफर किया जाता है, और वो फिर आगे चेक करते हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इसकी जो है वो कॉम्पिटेंस क्या है। अब इसके अंदर ये जो है ज़्यादातर जो है तज़कियत शहूद वाला मामला ये आता है हुदूद लॉ से रिलेटेड, और जब इस तरह के मामला आते हैं, ये प्रोसेस होली कुरान और सुन्ना की सूरह तलाक आयत नंबर 2 है, सूरह नंबर 65 है, उसके अंदर भी है। इसके अंदर बताया गया है कि कॉल टू विटनेस टू जस्ट मैन अमंग यू एंड कीप योर टेस्टिमनी अपराइट टू अल्लाह। फिर इसके बाद सिमिलरली जो है इसकी सूरह नंबर 4 वर्स 83 उसमें भी बताया हुआ है कि आपने किस तरह से इसको तज़कियत शहूद करना है। और जो करने वाला पर्सन होता है उसको हम मुज़क्की कहते हैं। वो एक से ज़्यादा होना चाहिए। उसने करना ये है कि बंदा जो गवाही दे रहा है उसकी उसने क्रिटिकल इंक्वायरी करनी होती है कि ये बात कर रहा है, ये सही बात कर रहा है, उसको इवैल्यूएट करना होता है। तो ये बेसिकली उनका काम होता है। सो अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो बता दें, वरना फिर हम कंक्लूड करते हैं। आई गेस किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम इस सेशन को जो है वो कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको क्यूएसओ का जो है वो बेसिक नॉलेज और बेसिक आपको नो हाउ मिल गई है। थैंक यू।